तहरीक इंसाफ में तो कंसेंसस है, ये तो हुकूमत में कंसेंसस नहीं है। तहरीक इंसाफ ने तो मुज़ाकरात की बात की है, पहले भी इलेक्शनों से पहले भी एक्चुअली मुज़ाकरात की बात जो है वो की थी। प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत में एक जो फैक्शन है वो समझता है कि आपने जोर जबरदस्ती जबर फस्तायत से आपने स्ट्रीट पावर जो है पीटीआई की कम कर ली है, तोड़ ली है, तो अब हमें क्या जरूरत है बातचीत की। और इस वक्त जो टेम्परेचर हाई है वो तो हुकूमत की वजह से आई है, पीटीआई का तो उस पर कसूर नहीं है। पीटीआई में तो कोशिश की है लोगों ने और हर तरह से यही कोशिश हुई है कि बातचीत की तरफ बढ़ा जाए। और फैक्शन ये जो आपने नाम लिए इनकी कोई अहमियत नहीं। फैक्शन इस तरह के फैक्शन तो हर पार्टी में है। अच्छा, फैक्शन तो हो ना कोई जो इमरान खान के मुकाबले पे कोई ऑल्टरनेट हो, जो इमरान खान के ऊपर अगर क्लैरिटी है तो फिर बाकी फैक्शंस की तो कोई अहमियत नहीं। नहीं, आप पहले भी कह चुके हैं कि तमाम लीडरशिप जो है ये नोबडीज़ हैं, लेकिन अब मसला ये है ना कि ये सिविल नाफरमानी की तहरीक का जो ऐलान हुआ और इस पर भी वकास साहब ने ये कहा कि पहले बिल देने से इनकार किया जाएगा, फिर रेमिटेंस के ख़िलाफ़ बात की जाएगी। तो मैसेज तो यही जाता है कि एक स्टेट्समैनशिप होती है और एक पॉलिटिक्स होती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं रहा अब, क्योंकि अगर बिल जलाए जाएं और दोबारा से वही सब हो तो आप जिस तरह कह रहे हैं कि पॉलिटिकल टेम्परेचर हुकूमत बढ़ा रही है, ये जो इकदाम है इससे टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो हुकूमत ऑप्शंस क्या छोड़ रही है पीटीआई के लिए या अपोजिशन के लिए? देखिए ना, ये जो 800-900 साल हमें लगे हैं और हमने एक तरीकाकार तय किए हैं कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे होंगी, वो तमाम चीजें तो हुकूमत ने एक एक करके गिरा दी। मसलन सबसे पहले तय ये हुआ था कि जो ज्यादा वोट लेगा वो हुकूमत बनाएगा। 8 तारीख को लोगों ने फैसला दिया, 9 तारीख को वो फैसला बदल दिया। फिर ये हुआ कि जी चले जो डिस्प्यूट है वो कोर्ट्स में जाएंगे। कोर्ट्स में आप देख लें कि जो जजेस हैं एंटी टेररिज्म के या बाकी जिन्होंने थोड़ा सा भी आइन और कानून पे अमल करने की कोशिश की, उनके खानदानों को जिस तरह हैरेस किया गया, फिर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ जो हुआ, फिर खुद हाईकोर्ट इस्लामाबाद के जजेस ने तो खत ही लिख दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट को आपने खत्म कर दिया, ईसीपी आपने खत्म कर दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया गया, स्पीकर ऑफिस तबाह बर्बाद हो गया, सेनेट चेयरमैन ऑफिस की कोई हैसियत नहीं। तो आखिर आप मुझे बताएं प्रोटेस्ट के अलावा ऑप्शन क्या है अपोजिशन के? बट प्रोटेस्ट एंड सिविल डिसोबीडियंस ये एक चीज़ तो नहीं है ना? क्या ख्याल है आपका? आप सपोर्ट करते हैं इंडिविजुअली इस चीज़ को जो ऐलान किया? देखिए, मैं ये समझता हूं कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना हुकूमत का काम है और हुकूमत कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा रही है, कम करने को तैयार नहीं है। तो जब कम करने को तैयार नहीं है तो ये तो अभी मेरा ख्याल है कि ये और बढ़ जाएगा मामला। पाकिस्तान में जो पेचीदगियां हैं वो तो पहले ही बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं टेम्परेचर इतना हाई होने की वजह से। और आप अपने हर मुखालिफ को ठुड्डे मुक्के मार के बंदूक के जोर के ऊपर जो है वो अपनी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, तो जाहिर है कि फिर इसके कॉन्सिक्वेंस अच्छे नहीं है। अच्छा, 9 मई के हवाले से बैरिस्टर गौर ने आज ये कहा है कि 9 मई की जो धूल है उसको बैठना चाहिए, लेकिन कल जो ISPR की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आती है उसमें जनरल फैज़ हमीद साहब का जो ट्रायल है उसमें 9 मई को स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली मेंशन किया गया है। तो ये गर्द तो अभी उड़ने का वक्त आया है जब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि धूल को बैठ जाना चाहिए। तो आप समझते हैं कि इसका दायरा कार वसी होगा? फैसल वाडा जो कह रहे हैं कि मैं दुआ कर रहा हूं कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए सिर्फ उम्र कैद की सजा हो, कुछ और ना हो जाए। देखिए, बात यह है कि अगर तो पाकिस्तान को हमने मुजीबुर रहमान साहब को सजाएं ये देख के खिदमत हो गई थी और पाकिस्तान को हम दोबारा खिदमत करना चाहते हैं और इस तरह की बातों से करना चाहते हैं, तो फिर तो जाहिर है हम आप कुछ नहीं कर सकते। लड़ाई और लस्सी तो हम पंजाबी में कहते हैं कि जितनी भी बढ़ा लें बढ़ती जाती है। अभी तक जो ट्रायल है उसमें तो खैर 9 मई का जिक्र नहीं है, उसमें तो जो लेन देन के मामलात हैं उसके हवाले से जो है वो जिक्र। ये जो मामला है कि इसके बाद इसको आगे कैसे होगा या क्या होगा वो बाद में इन्वेस्टिगेशन में आएगी बात, या उसके बाद जो है वो बात आगे चलेगी। बट अपेरेंटली यही है कि इस वक्त तो चीजें जो हैं वो मेरा ये ख्याल है कि उसको नीचे आने के बजाय टेम्परेचर्स तो बढ़ रहे हैं। फवाद साहब, ये डिनाई करना पीटीआई का कंप्लीटली कि कोई ताल्लुक ही नहीं था फैज़ साहब की जो तमाम तर एक्टिविटीज़ थी उनसे तहरीक इंसाफ का, हालांकि ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स मौजूद हैं खान साहब की जिसमें वो ये कह चुके हैं पहले कि DGISI
दरअसल हुकूमत के आंखें और कान होते हैं और हमें पहले से पता था कि ये साजिश हो जानी है। फिर एक जगह उन्होंने ये भी कहा एक इंटरव्यू में कि अगर वो चीफ ना बनते तो सिविल वॉर का खदशा था तालिबान की वापसी की वजह से। ये सारे एम्बिशंस तो थे पीटीआई के, इसको क्यों नहीं ऑन किया जाता? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कभी भी डिसऑन किया है आईएसआई के किरदार को हुकूमत में। नहीं, फैसला और बिल्कुल, हाँ तो फैज साहब तो उस वक्त डीजी आईएसआई थे ना जी। तो उससे कौन इनकार कर रहा है कि जो उनका रोल था हुकूमत के अंदर, या ये जो आपने जिस तरह से बात की, जब तालिबान की वहां पे हुकूमत आई है तो ये सिर्फ पाकिस्तान की असेसमेंट नहीं थी, ये सीआईए की असेसमेंट थी कि वहां पे सिविल वॉर होगी अफगानिस्तान में। और बिल्कुल उसके वक्त ये सोच थी खान साहब की कि ये कॉन्टिन्यूटी चाहिए इन चीजों के। लेकिन इस पे ये कहना कि आप उनको आर्मी चीफ बनवाना चाहते ही नहीं थे कभी और ये प्लान का हिस्सा ही नहीं था, ये भी ठीक है या इसकी तरदीद करेंगे आप? नहीं, ये भी बिल्कुल सही है। कभी खान साहब ने आर्मी चीफ बनाने का फैसला नहीं किया। देखिए, इसका कोई ताल्लुक नहीं था, फैज साहब का कोई मामला ही नहीं था। सिर्फ मैं ये बात मुझे यकीनन से मैं कह सकता हूं कि जनरल बाजवा साहब ने एक फैसला कर लिया कि एक एक्सटेंशन मैंने ली है पीटीआई से, अगली एक्सटेंशन मैंने ले ली है नून से, और उसके बाद उन्होंने वो जो सारा हुआ, इसका कोई फैज के आर्मी चीफ बनने से कोई ताल्लुक नहीं। हालांकि असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा था कि अगर आपको एक्सटेंशन ही चाहिए तो हमसे ले लेते। जी बिल्कुल ये कहा, तो ये कहा, लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि एक्सटेंशन मैंने नून से लेनी। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए, और उनका ख्याल था कि पीटीआई बड़ी अनपॉपुलर है 21 में, और इसलिए उन्होंने फैसला किया कि मैंने नून से। अच्छा, इस पे अंसार अब्बासी साहब की खबर है कि दरअसल उनका बुनियादी, जैसे कार्डिनल सिन कहते हैं ना, बुनियादी कसूर ये था कि 50 से ज़ायद सियासतदानों से वो राब्ते में थे और उनकी बड़ी प्रपोर्शन पीटीआई से थी। आपसे भी राब्ता था और लोगों से राब्ता था पीटीआई की टॉप टियर लीडरशिप में उनका रिटायरमेंट के बाद? जेल में थे हम, तो रही जेल में। नहीं, 9 मई से पहले। 9 मई से पहले एक दफा उनकी मतलब डेथ हुई थी वालदा की, गालिबन, या नहीं मदर इन लॉ की, तो वो फातिहा पढ़ने हम गए थे। अच्छा, और कोर्ट्स वगैरह को मैनिपुलेट या मैनेज कर रहे थे वो? नहीं, आउट ऑफ क्वेश्चन। सबसे ज्यादा राब्ता तो मैं उनका भी नून लीग के लोगों से रहा है। ये तो कॉलेज ने भी सुना है कि वो है ख्वाजा आसिफ साहब, तो 24 घंटे वहीं बैठे हुआ करते। अच्छा, अब तो ये रवाज है ना कि जो चला जाए तो हर चीज उसी के गले में डाल दो, वरना तो ये सारे लोग क्या थे, हर बंदा खुशामद में लगा होता है ना। यही तो होता है, जब हाजिर होते हैं तो सारे लोग खुशामदों में लगे होते हैं, जब चले जाते हैं तो फिर सारे गुनाह उन्हीं के ऊपर जो है वो डाल दिए जाते हैं। तो ये वैसे लग रहा है कि बाजवा साहब की बात कर रहे हैं आप, जो खान साहब ने किया उनके साथ। नहीं, बाजवा साहब के ऊपर भी मैं समझता हूँ कि तनकीद ज्यादा है, उनका भी इतना वो बाद में उन्होंने, या कई इश्यूज हैं, कई बातों के ऊपर बाजवा साहब की जो बात है वो और तरह से होती है। ये बाजवा साहब के साथ भी यही है। अच्छा, ये सबके साथ होता है, ये सिर्फ पॉलिटिशियन और साफी हैं जो आपको पता है ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, वो आते जाते रहते हैं, ये जाते हैं फिर आ जाते हैं, ये मुस्तकिल पोस्टें सिर्फ यही हैं, बाकी आते जाते, बाकी एक दफा चले गए तो बाद में कोई नहीं पूछता।